प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्विट्ज़रलैंड की संघीय सरकार अर्थात कार्यपालिका के संबंध में अध्ययन करेंगे। 1998 में स्विट्ज़रलैंड के लिए नवीन संविधान का निर्माण हुआ तथा इस संविधान को 18 अप्रैल 1999 में लागू किया गया। 1848 में निर्मित स्विस संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका की दो सबसे प्रमुख विशेषताएं थीं। प्रथम, बहुल कार्यपालिका तथा द्वितीय, संसदात्मक व अध्यादेशात्मक व्यवस्थाओं कार्यपालिका का समन्वय। 1999 से लागू किए गए संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका पूर्व के संविधान द्वारा स्थापित कार्यपालिका से कुछ भिन्न है, लेकिन पूर्व कार्यपालिका की उपयुक्त दो सबसे प्रमुख विशेषताओं को नवीन संविधान में भी बनाए रखा गया है। 1848 में लागू किए गए संविधान में कार्यपालिका को संघीय परिषद का नाम दिया गया था तथा वर्तमान संविधान में कार्यपालिका को संघीय सरकार का नाम दिया गया है। संघीय सरकार का मूल स्वरूप वही है जो संघीय परिषद का था। संघीय सरकार की रचना। नवीन संविधान के अनुच्छेद 174 से 187 तक संघीय सरकार की रचना, कार्यों तथा शक्तियों और व्यवस्थापिका के साथ इसके संबंधों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 174 में कहा गया है, संघीय सरकार स्विस प्रसंघ की उच्चतम शासकीय और कार्यपालिका सत्ता है। और अनुच्छेद 175 के अनुसार संघीय सरकार में 7 सदस्य होंगे। संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों का निर्वाचन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में किया जाता है। जहाँ तक योग्यताओं का प्रश्न है, संविधान में निश्चित किया गया है कि कोई भी स्विस नागरिक जो प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने योग्य है, संघीय सरकार का सदस्य चुना जा सकता है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 175 में कहा गया है कि विभिन्न भौगोलिक और भाषाई क्षेत्रों को संघीय सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस बात के अतिरिक्त संघीय सरकार के निर्माण में दो महत्वपूर्ण परंपराएं भी स्थापित हो गई हैं। प्रथम परंपरा के अनुसार स्विट्ज़रलैंड के दो सबसे बड़े और प्रमुख कैंटोनों बर्न और ज्यूरिच का संघीय सरकार में सदैव ही प्रतिनिधित्व रहता है। यह विशेष स्थिति फ्रेंच भाषी कैंट बाउद को भी प्राप्त है। दूसरी परंपरा यह है कि संघीय सरकार में 4 जर्मन भाषाभाषी, 2 फ्रेंच भाषाभाषी तथा 1 इटालियन भाषाभाषी होता है। कार्यकाल। संघीय सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष निश्चित किया गया है, किंतु प्रतिनिधि सभा या संसद के भंग होने पर यह कार्यकाल स्वतः ही कम हो जाता है। द्वितीय चुनाव होने के पश्चात सरकार चुनते हैं। मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से यदि 4 वर्ष की अवधि के पूर्व संघीय सरकार का कोई स्थान रिक्त हो जाए तो संघीय संसद अपने अधिशेष में शेष अवधि के लिए किसी नए व्यक्ति का चुनाव करती है। संघीय सरकार के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वेतन, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ। संघीय सरकार के सदस्यों का वेतन संघीय संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो व्यक्ति 10 वर्ष से अधिक परिषद के सदस्य रह चुके हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति वेतन 40% से 60% के बीच दिया जाता है। संघीय सरकार के पदाधिकारियों के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। यदि संघीय सरकार के सदस्य अपनी ही इच्छा से अपना ये विशेषाधिकार समाप्त कर दें तो उनके विरुद्ध फौजदारी अभियोग चलाया जा सकता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संघीय संसद के दोनों सदन अपनी एक संयुक्त बैठक में संघीय सरकार के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का 1 वर्ष के लिए चुनाव करते हैं। संघीय सरकार का अध्यक्ष ही स्विस राष्ट्रमंडल का राष्ट्रपति कहलाता है। वह लगातार 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता, यद्यपि वह 1 से अधिक बार अध्यक्ष चुना जा सकता है।
कार्यप्रणाली। संघीय सरकार की सप्ताह में 2 बैठकें होती हैं। संघीय सरकार की कार्रवाई गुप्त होती है और संघीय सरकार के द्वारा कोई भी कार्य किए जा सके इसके लिए कम से कम 4 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। निर्णय बहुमत से लिया जाता है। मत हाथ उठाकर दिए जाते हैं और अध्यक्ष का निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। 1848 के संविधान द्वारा कार्यप्रणाली को सामूहिक उत्तराधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया है, जो नवीन संविधान में भी निरंतर जारी है। अनुच्छेद 177 में कहा गया है कि संघीय सरकार निर्णय एक सामूहिक संस्था के रूप में करेगी। संघीय सरकार कार्य और शक्तियाँ। नवीन स्विस संविधान के अनुच्छेद 180 से लेकर 187 में संघीय सरकार के कार्यों और शक्तियों की वर्णन किया गया है, जिसका अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, कार्यपालिका शक्तियाँ। संघीय सरकार स्विस राजमंडल की सर्वोच्च कार्यपालिका सत्ता है और इस क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ निश्चित रूप से बहुत व्यापक हैं। कार्यपालिका के क्षेत्र में सरकार को निम्न शक्तियाँ प्राप्त है। ए, नीति का निर्धारण और जनता का सरकार से संबंध। संघीय सरकार सरकारी नीतियों के लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधन निर्धारित करेगी। वह सरकार के कार्यों का नियोजन करेगी तथा उसमें समन्वय स्थापित करेगी। यह जनता को समय समय पर पूर्ण रूप से अपनी गतिविधियों की जानकारी देगी। यह जानकारी केवल उस समय तक दी जाएगी जबकि निजी या सार्वजनिक हित में ऐसा करना उचित न हो। ब, शासन व्यवस्था का संचालन। संघीय सरकार को संघीय विधियों के द्वारा शासन संचालन करने का अधिकार प्राप्त है। स्विस संविधान के उपबंधों, संघीय संसद द्वारा निर्मित विधियों, अध्यादेशों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्य रूप प्रदान करने का दायित्व सरकार पर ही है। संघीय सरकार को उन पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है जिन पर नियुक्ति की शक्ति संघीय संसद, संघीय सर्वोच्च न्यायालय या अन्य किसी संघीय प्राधिकारी को प्रदान की गई है। स, वैदेशिक संबंधों का संचालन। स्विस संघीय सरकार अपने देश के वैदेशिक संबंधों का संचालन करती है। दूसरे देश के साथ कैसे संबंध होंगे इस बात का निर्धारण भी संघीय सरकार करती है। विदेशों के साथ की गई संधियों की क्रियान्विति का दायित्व भी संघीय सरकार पर ही है। द, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा। संघीय सरकार को स्विट्जरलैंड की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। आंतरिक क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखना भी संघीय सरकार का दायित्व है तथा संघीय सरकार इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। इस हेतु सरकार सीमित समय के लिए अध्यादेश भी जारी कर सकती है। ई, संघीय सेना पर नियंत्रण। संघीय सरकार का संघीय सेना पर नियंत्रण की स्थिति प्राप्त है। यदि संघीय संसद की बैठक न हो रही हो तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक हो तो संघीय सरकार स्वयं ही अपनी इच्छा से सेना का प्रयोग कर सकती है। लेकिन यदि 3 सप्ताह से अधिक की अवधि के लिए या 4000 से अधिक सैनिकों का प्रयोग करना हो तो इस पर संघीय संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। संघीय सरकार इसके अतिरिक्त विदेशी अतिथियों का स्वागत, राजदूतों से परिचय प्राप्त करना, राष्ट्रीय समारोह और मनोरंजन आयोजन में भाग लेना, ऐसे भी कुछ कार्य करती है। नंबर 2, विधायी शक्तियाँ। संघीय सरकार को विधायी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थितियाँ प्राप्त हैं। यद्यपि संघीय सरकार सदस्य संघीय संसद के सदस्य नहीं होते, परंतु ये उनकी बैठकों में उपस्थित होते हैं और मत देने के अतिरिक्त अन्य सभी कार्यों में भाग लेते हैं। संघीय सरकार स्वेच्छा से विधानमंडल के सम्मुख विधेयक प्रस्तुत कर सकती है
और संघीय संसद में संघीय सरकार से किसी विधेयक विषय पर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। व्यवहार में 95% विधेयक संघीय सरकार के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। संघीय सरकार को संविधान संशोधन संबंधी विधेयक प्रस्तावित करने का भी अधिकार प्राप्त है। संघीय संसद के दोनों सदनों में साधारण सदस्यों द्वारा जितने भी विधेयक प्रस्तावित किए जाते हैं उन सबको सर्वप्रथम संघीय सरकार से संबंधित सदस्यों के पास उनके विचार के लिए भेजा जाता है और उसके बाद ही संघीय संसद उन पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त संघीय सरकार को अध्यादेश जारी करने तथा प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रणाली के अंतर्गत कानूनों को लागू करते हुए नियम बनाने का अधिकार भी प्राप्त है। संघीय सरकार के इन अध्यादेशों व नियमों की शक्ति और उनका प्रभाव कानूनों जैसा ही होता है और न्यायालय द्वारा भी उनको मान्यता दी जाती है। संघीय सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश सीमित समय के लिए ही होते हैं। संघीय सरकार के इन विधायी कृत्यों को दृष्टि में रखते हुए रेफार्ड ने लिखा है कि वस्तुतः और संवैधानिक धारणा के नितांत विपरीत परिषद कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी करती है। नंबर 3, वित्तीय कार्य। संघीय सरकार वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करती है। स्विट्जरलैंड की वित्तीय प्रशासन का संचालन इसी के द्वारा किया जाता है और अपनी इस शक्ति के अंतर्गत वह स्विस संघ का बजट तैयार करती है तथा उनको संघीय संसद के सामने स्वीकृति के लिए रखती है। यह संघीय सरकार के आय व्यय को स्विस संघीय संसद के सामने प्रस्तुत करती है। यह राजस्व तथा अन्य कर एकत्रित करती है और संसद द्वारा स्वीकृत व्यय की निगरानी रखती है। नंबर 4, राज्यमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन। संविधान के अनुच्छेद 186 में कहा गया है कि संघीय सरकार राज्यमंडल और कैंटनों के बीच संबंधों का संचालन करेगी तथा कैंटनों के साथ सहयोग करेगी। संघीय सरकार को कैंटनों के प्रशासन पर भी कुछ अधिकार प्राप्त है। वह कैंटनों के संविधानों की क्रियान्विति की जांच करती है एवं उसके संशोधन पर स्वीकृति देती है। यह कैंटनों के वित्तीय, सैनिक तथा प्रशासनिक कार्यों का निरीक्षण करती है। कैंटनों की विधानसभाओं द्वारा पारित कुछ विधियों पर संघीय सरकार की स्वीकृति अनिवार्य है। नंबर 5, संकटकालीन शक्तियाँ। 1848 में निर्मित संविधान द्वारा पूर्व संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद को कोई संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई थी। नवीन संविधान में भी इस प्रकार की संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन बहुत समय से इस प्रकार के विवेक के अनुसार कार्य किए गए जिनके आधार पर कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार को संकटकालीन शक्तियाँ प्रदान करता है। लेकिन विगत इतिहास और व्यावहारिक स्थितियों को दृष्टि में रखते हुए संभावना यह है कि संकटकालीन परिस्थितियों में संघीय सरकार विशेष शक्तियों का प्रयोग करेगी। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना व्यवस्थापिका नहीं वरन कार्यपालिका ही कर सकती है तथा कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार संकट काल में अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार संकट काल में अतिरिक्त शक्तियों का प्रयोग करे, अधिक शक्तिशाली हो जाए, यह नितांत स्वाभाविक है। इस प्रकार संघीय सरकार को बहुत अधिक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। पूर्ण संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय परिषद के संबंध में लावेल ने लिखा है, संघीय परिषद को राष्ट्रीय घड़ी की कमानी कहा जा सकता है और यह निश्चित रूप में राष्ट्रीय शासन का संतुलन चक्र है। संघीय परिषद के संबंध में कही गई बात वर्तमान संविधान की कार्यपालिका संस्था संघीय सरकार पर
पूर्ण रूप से लागू होती है।